रोमन्स वापस चले गए, किसी ने इनको हराया नहीं, लेकिन ये रोमन्स वापस चले गए। उसके बाद ये जो पीरियड बचा खाली समय, जब ब्रिटेन पर किसी का रूल नहीं था, किसी स्ट्रॉन्ग किंग का रूल नहीं था, तो आसपास के ट्राइब्स ने जर्मनी से, नॉर्वे से, डेनमार्क से, इन सब एरिया से जो ट्राइब्स थे, वॉरिंग ट्राइब्स थे, उन लोगों ने हमला करना शुरू किया ब्रिटेन पर। और फिर एंग्लो सैक्सन्स ने रूल किया ब्रिटेन पर 500 सीई से लेकर के 1066 सीई तक, 500 से लेकर के 1066 तक एंग्लो सैक्सन्स ने रूल किया इंग्लैंड पर। इस समय इंग्लैंड में 3 महत्वपूर्ण ट्राइब्स आई थी, 3 महत्वपूर्ण जनजातियां आई थी। दीज वर एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। ये 3 जनजातियां आई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एंगल्स एंड सैक्सन्स। एंगल्स की जो भाषा थी वही बाद में जाकर के इंग्लिश में डेवलप हुई। 1066 में नॉर्मन्स ने हमला शुरू किया था ब्रिटेन के ऊपर, और उस समय का नॉर्मन किंग था विलियम। उसने ब्रिटेन के ऊपर कब्जा किया और फिर ब्रिटेन में नॉर्मन पीरियड शुरू हो गया 1066 से 1154 तक। ये नॉर्मन पीरियड कहलाता है। उसके बाद प्लेंटेजेनेट रूलर्स ने इंग्लैंड पर शासन किया 1154 से 1485 तक। हम लोग फिलहाल यहीं तक पढ़ते हैं, आगे तक जान जाइए आप। फिर ट्यूडर्स आए 1485 से 1603, एलिजाबेथन्स आए 1558 से 1603, और फिर स्टुअर्ट्स आए 1603 से 1714। यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं फिलहाल, क्योंकि यहीं तक हम लोगों को सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। अब आइए एजेस इन इंग्लिश लिटरेचर कैसे शुरू होता है। हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों को सेमेस्टर 2 में जानना है, उसके आगे फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है द एज ऑफ चौसर से। देखिएगा एजेस इन इंग्लिश लिटरेचर जहां पर दिया हुआ है, चौथी लाइन में, 4th लाइन में लिखा हुआ है द एज ऑफ चौसर। यहीं से मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत होती है। जेफरी चौसर नाम का एक बेहद इंपॉर्टेंट पोएट हुआ है, जिसको कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोलते हैं। यहीं से मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत हुई, हम लोगों के लिटरेचर की शुरुआत हुई। तो इसके पहले जान जाते हैं क्या हुआ। तो चौसर के पहले का पीरियड क्या कहलाएगा? प्री चौसेरियन पीरियड, 500 सीई से 1340 सीई तक। याद रखिए इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई जब एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स ने ब्रिटेन के ऊपर कब्जा किया था। एंगल्स की भाषा ही क्या हो गई है, बाद में आगे चल करके इंग्लिश हो गई थी। उसके पहले ब्रिटेन में लैटिन बोला जाता था। तो एंगल्स से शुरुआत हुई थी अंग्रेजी की। तो वो शुरुआती पीरियड जो था वह कहलाता था ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश कहलाता। तो चौसर के पीरियड को छोड़ दीजिए, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस करके आए हैं। 1340 में जन्म हुआ था जेफरी चौसर नाम के एक इंपॉर्टेंट पोएट का। नाम हम नहीं लिख रहे हैं, चौसर लिखा हुआ है तो इतने से काम चल जाएगा, आगे में पूरा नाम आ जाएगा। आप 1340 में, अब ये श्योर नहीं है कि 1340 में जन्म हुआ था या 1342 में जन्म हुआ था, इस बात के लिए श्योर नहीं है लोग। तो 1340 मान लिया जाता है कि चौसर का जन्म हुआ। 1340 से 1400 तक कौन सा सेंचुरी कहलाएगा? चौसेरियन।
14th century सर, 14th century। हमेशा याद रखिए, सेंचुरी जब भी काउंट करते हैं तो जो लिखा हुआ है उसमें एक ऐड कर लीजिए आप। 13 लिखा हुआ है तो उसमें एक और ऐड कर लीजिए, 14, तो 14th सेंचुरी हो गया। तो ये 14th सेंचुरी कहलाता है। एंड जेफरी चौसर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ दिस टाइम। Geoffrey Chaucer was the most important literary figure of the time. So this age, this 14th Chaucer, अभी कौन सा समय चल रहा है? 2021 नहीं, 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। एंड Sri Narendra Modi is so dominant a political figure is that this period is known as Modi, the age of Modi या Modi era। तो ठीक इसी तरह से Geoffrey Chaucer was the most important literary figure of the 14th century. So the 14th century is also known as the age of Chaucer। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा आपसे सेम कि 14th सेंचुरी को क्यों बोलते हैं एज ऑफ चौसर, या 14th सेंचुरी को क्या बोलते हैं, एज ऑफ चौसर बोलते हैं या एज ऑफ लैंगलैंड बोलते हैं या एज ऑफ मैलरी बोलते हैं, ऐसे पूछ देगा। उसके बाद सन 1400 से लेकर के और लगभग 1515 तक, नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, 1400 से लेकर के 1515 तक इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा में कोई विशेष साहित्य नहीं लिखा गया। ऐसा नहीं है कि लिखा ही नहीं गया, लिखा गया, बट दीज पीसेस वर नॉट वर्थ रेकनिंग। जो कुछ भी लिखा गया वो बेहद महत्वपूर्ण नहीं था, बस साधारण किस्म की कविताएं थी, साधारण किस्म की चीजें लिखी गई थी, कोई उसमें लिटरेरी मेरिट नहीं था। तो इस 115 साल के पीरियड को बोलते हैं अ बैरन पीरियड। बैरन मीन्स, हिंदी में क्या बोलते हैं बैरन्स को? बैरन को अनफर्टाइल, इंग्लिश में बोलते हैं अनफर्टाइल। बैरन को हिंदी में बोलते हैं बंजर। बंजर मतलब बंजर भूमि, मतलब जिसमें खेती नहीं होता है, उपज नहीं हो। गांव में टाड़ क्षेत्र होता है, तो टाड़ क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उस पर कोई उपज नहीं होती है। तो ये लगभग 115 साल का समय था, द 15th सेंचुरी। यह एक बैरन पीरियड था, इस दौरान कुछ भी विशेष नहीं लिखा गया। याद रखिएगा, हम सेमेस्टर 6 तक आपको बार बार ये सारी चीजें याद दिलाते रहेंगे और मेरे बोलने के पहले आपको बता देना है कि क्या क्रम है। फिर 1515 के बाद शुरुआत हुई द एलिजाबेथन एज की। द एलिजाबेथन एज की कब से कब तक? कब से कब तक? 1516 to 1625। एलिजाबेथ, अब याद रखिएगा इस बात को हमेशा कि एलिजाबेथन पीरियड बोलते हैं उस पीरियड को जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की सत्ता पर आई, और क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की सत्ता पर 1558 से 1603 तक रही। तो क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल को बोलते हैं एलिजाबेथन पीरियड। ये वर्ष बार बार आप गड़बड़ाइएगा, वर्ष आप बार बार गड़बड़ाइएगा। आप बोलिएगा कि जब क्वीन एलिजाबेथ सत्ता पर आई 1558 में, तो सर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि 1516 से एलिजाबेथन एज की शुरुआत हो गई? क्वेश्चन तो मन में आ सकता है ना कि जब क्वीन एलिजाबेथ सत्ता पर आई तो वह 1558 में आई, तो आप 1516 से ही
क्यों शुरुआत कर दे रहे हैं एलिजाबेथन एज की? क्यों शुरुआत कर दे रहे हैं? और क्वीन एलिजाबेथ 1603 में मर गई, तो आप उधर 1625 क्यों लिखे हुए हैं? ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। याद रखिए, लिटरेरी टेंडेंसीज, हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। देश कब आजाद हुआ? ऑन 15 अगस्त 1947। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। बट द सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रीडम, लेकिन भारत में आजादी का जो सेंटिमेंट था वो शुरू हो गया था 1920 से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही, कि अब हमको आजाद होना है। तो वो टेंडेंसी जो थी 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले से शुरू हो जाती है, और वो टेंडेंसी 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद तक रहती है। क्या आप बतला सकते हैं आज लड़कियों का कॉमन ड्रेस, आपके उम्र के बच्चों का, आपकी उम्र की लड़कियों का कॉमन ड्रेस क्या है? जीन्स एंड टॉप, यही है ना? हाँ कि ना? यही है। क्या आप कोई डेट फिक्स कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1920 से सारी लड़कियां जीन्स एंड टॉप पहनेंगी? जीन्स एंड टॉप पहनने का फैशन आज से 10 साल, 12 साल पहले शुरू हो गया था, और वो टेंडेंसी जो थी धीरे 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 लागू होती गई, और आज पीक पर है। लेकिन आज भी आपको लड़कियां मिल जाएंगी जो सलवार सूट में हैं, और जब जीन्स एंड टॉप का फैशन खत्म होगा तो भी अगले 5 साल तक लड़कियां जो है जीन्स और टॉप पहने हुए रहेंगी। तो ये टेंडेंसीज हैं। टेंडेंसीज काफी अर्ली शुरू होता है और काफी देर तक चलते रहता है। इसलिए आप यू कैनॉट पुट इट इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। आप इनको फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो कोई क्रिटिक 5 साल पहले से मानना शुरू करेगा और कोई क्रिटिक 5 साल बाद तक मानेगा। इसलिए इस पर थोड़ा सा आपको लचीला होना। ठीक है? द एलिजाबेथन एज आइए, या इस एज को द एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं, बिकॉज शेक्सपियर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द टाइम। इस एज को रेनेसां भी बोलते हैं। इस एज को रेनेसां का पीरियड भी बोलते हैं। अब रेनेसां क्या बला है, सो याद रखिएगा। रेनेसां हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस शब्द को पुनर्जागरण, कहीं पर पढ़े थे? यस सर। पुनर्जागरण शब्द कहीं पर पढ़े थे? कहीं पर स्कूल में? यस सर। यस सर। क्या है पुनर्जागरण, ये बतला दीजिए। पुनर्जागरण क्या बला है और किस साल हुआ था? सर 14th सेंचुरी के आसपास हुआ था। 14th सेंचुरी के आसपास हुआ था या 15th सेंचुरी के आसपास हुआ था? आई एम नॉट श्योर, बट 14th या 15th सेंचुरी होगा। 15th सेंचुरी के आसपास हुआ था। ये याद रखिए। पूरे डार्क एजेस के बाद। ये मेरे ख्याल से ईयर 1453 या 1452 में इसको बोला जाता है। 1453 या 1400, एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से 1453 में है। आप गूगल कीजिए तो द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, द फॉल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, अभी तुरंत हम बता देते हैं। 1453, चलिए वहीं पे नोट कर लीजिए, ये टर्म नोट कर लीजिए वहां पर। द रेनेसां, द फॉल ऑफ
कॉन्स्टेंटिनोपल 1453, नोट कर लीजिए। द फॉल ऑफ, लिखा हुआ है क्या वहां पे, देखो तो। यस सर। एक लाइन आगे पढ़ो, रेनेसां के बाद लिखा हुआ। यस सर, लिखा हुआ है 1453। ठीक है, भूल जाते हैं हम भी। इस पीरियड को अभी बता देते हैं तुरंत क्या होता है। रेनेसां होता है, रेनेसां का मतलब होता है रिबर्थ, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण हुआ क्या था? 1453 के पहले लगभग 300-400 साल तक या 500 साल तक पूरे यूरोप में एक पीरियड था जिसको बोला जाता था द डार्क एजेस। द डार्क एजेस, अंधकार का युग। तो अंधकार का युग किसको बोलते थे? जब हम लोग पढ़ते थे, किताबें उपलब्ध नहीं थी और टीचर बोल देता था कि द डार्क एजेस, इसके आगे टीचर नहीं बताता था, तो हम लोगों को लगता था कि शायद बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होगा, लालटेन का आविष्कार नहीं हुआ होगा, इसलिए डार्क एजेस बोलता है। हम लोगों के पास गूगल भी नहीं था। डार्क एजेस बोलते हैं कि यह अंधकार का युग था। एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में जो साइंस, आर्ट्स, स्कल्पचर, इन सब में जो तरक्की हुई थी, वो सारी की सारी तरक्की जो थी वह दब गई थी। चर्च वॉज सो डोमिनेंट, यूरोप में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हो गया था और चर्चेस इतने डोमिनेंट हो गए थे कि चर्चेस ने अगर बोल दिया कि पृथ्वी चपटी है तो पृथ्वी चपटी है। चर्चेस ने अगर बोल दिया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही है तो ये फाइनल हो गया। और किसी ने अगर बोल दिया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, तो उसको चौराहे पर जिंदा जला दिया, आरोप लगा करके कि हेरेसी है, धर्म के विरुद्ध बातें करना। तो चर्च ने जो बोल दिया वो फाइनल है। और चर्च ने चर्च को विज्ञान से जबरदस्त दुश्मनी थी, चर्च को ज्ञान से जबरदस्त दुश्मनी थी। कोई सा भी रिलीजन हो, उसको ज्ञान से बड़ी जबरदस्त दुश्मनी होती। एंड द स्कॉलर्स वर परसिक्यूटेड, और इस पीरियड में जो स्कॉलर्स थे उनको दंडित किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। वो अपनी बातें ज्ञान की खुल करके नहीं बोल सकते थे। तो ये लगभग 500 साल का पीरियड जो था, तो ये डार्क एज कहलाता था। और जिन स्कॉलर्स के पास पुराने जमाने की एंशियंट ग्रीस की और एंशियंट रोम की जो ज्ञान भरी पुस्तकें थी, उन लोगों ने अपने अपने घरों में ताले में बंद करके रखा था, क्योंकि गलती से बोले और चर्च जो है उनको चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला देगी। 1453 में बाइजेंटाइन एम्पायर, उस समय रोम का, वेस्टर्न रोम का, ईस्टर्न रोम का बाइजेंटाइन एम्पायर था। बाइजेंटाइन एम्पायर पर ऑटोमन टर्क्स ने हमला किया और बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का पतन हो गया। ऑटोमन टर्क्स ने, मुस्लिम रूलर्स वहां पर आ गए और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का पतन हो गया। जैसे ही रोमन साम्राज्य का, बाइजेंटाइन एम्पायर का पतन हुआ, तो सारे स्कॉलर्स अपनी जान बचा करके वहां से पूरे यूरोप में फैल गए, भागे वहां से। और यदि कोई अपनी जान बचा करके भागेगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा? मान लिया कि किसी कारणवश आपको घर से जान बचा करके निकलना पड़ रहा है, तो आप अपने साथ क्या लेकर के भागिएगा? सोना चांदी, मोबाइल, सोना चांदी, पैसा।
जो भी कीमती चीजें हैं आप उसको लेकर के भागिएगा। तो ये स्कॉलर्स कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के पतन के बाद अपनी कीमती चीजें लेकर के भागे, और इनके पास कीमती चीजें क्या थी? एरिस्टोटल की किताबें, प्लेटो की किताबें, सोक्रेटिस की किताबें, तो ये सारी किताबें थी, ये ज्ञान था। ट्रेजेडीज, बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट के द्वारा लिखे गए ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, ये सारी चीजें लेकर के ये भागे और पूरे यूरोप में फैल गए, पूरे यूरोप में फैल गए। जब ये लोग धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गए तो अगले 10, 5, 20 साल तक ये लोग शांति से बैठे रहे कि पता नहीं हम भाग करके इंग्लैंड तो आ गए हैं, लेकिन इंग्लैंड में अपनी किताब निकालेंगे तो यहां का भी पब्लिक हो सकता है हमारे कि ज्ञान का बात बोल रहा है, क्योंकि चर्च का कब्जा तो वहां पर भी था। तो इन लोगों ने थोड़ा समय इंतजार किया, 10 साल, 20 साल, 15 साल। When things got settled down, जब सारी चीजें स्थिर हो गई तो इन स्कॉलर्स ने अपने पास जो ज्ञान की पुस्तकें थी उनको बाहर निकालना शुरू किया। बाय द टाइम, और इस समय तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था। 1476 था मेरे ख्याल से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। तो जब इन लोगों ने किताबें निकाली और जब इनकी किताबें छपी, इंग्लैंड के लोगों ने पढ़ा या जर्मनी के लोगों ने पढ़ा या फ्रांस के लोगों ने पढ़ा, जहां कहीं भी ये भाग करके गए, तो उन लोगों को लगा कि हम जिन ज्ञान की तलाश कर रहे थे वो ज्ञान तो एंशिएंट ग्रीस में आज से 1000 साल पहले था। तो क्या हुआ? उस ज्ञान का पुनर्जागरण हुआ, उस ज्ञान को लोगों ने फिर से जाना। तो इस चीज को बोलते हैं रेनेसां, पुनर्जागरण। तो ये टर्म याद रखिएगा। तो अगली 16th सेंचुरी को किस नाम से जाना जाता है? 15th सेंचुरी तो बैरन पीरियड हो गया। हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर बड़े दिक्कत में आप रहिए। 14th सेंचुरी एज ऑफ चौसर हो गया, 15th सेंचुरी बैरन पीरियड हो गया, क्योंकि इस दौरान कुछ भी नहीं लिखा गया। और 16th सेंचुरी को द एलिजाबेथन एज बोलते हैं, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का शासनकाल था इस दौरान। 16th सेंचुरी को द एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं, क्योंकि शेक्सपियर इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर था। आप ऐसा कीजिए, जहां पर एज ऑफ शेक्सपियर लिखा हुआ है, आप वहां पर कितना लिखा हुआ है? 1516। यस सर। इसको 1564 कर दीजिए और 1625 को काट करके 1616 कर दीजिए। 1616 कर दीजिए। द एज ऑफ शेक्सपियर के बगल में जो ईयर लिखा हुआ है उसको काट करके सुधार दीजिए 1564 से 1616। ऐसा क्यों करवा दिए हम? शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था और 1616 में वो मरा था। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको? नो सर। तो इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला जाता है, बिकॉज शेक्सपियर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द टाइम। इस 16th सेंचुरी को द रेनेसां भी बोलते हैं। रेनेसां क्यों बोलते हैं? आपको पूरी कहानी हम बतला दिए कि क्यों रेनेसां बोलते हैं। After the fall of Constantinople in the year 1453, the scholars with their precious books spread to the other parts of Europe, and the hidden knowledge of ancient Greece and ancient Rome came to the fore again. रेनेसां इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के पतन के बाद स्कॉलर्स अपने अपने ज्ञान और अपने पुस्तकों के साथ पूरे यूरोप में फैल गए और 1000 वर्षों से छुपे हुए ज्ञान को बाकी पूरे यूरोप में
फिर से जाना, इसलिए इसको बोलते हैं द रेनेसां। कोई कंफ्यूजन? हम बार बार आपको रिपीट करेंगे, ये सारी चीजें बार बार रिपीट करेंगे, सो ध्यान रखिएगा। और ये वाला पन्ना फाड़ करके फेंक नहीं देना है। अब द एलिजाबेथन पीरियड में या 16th सेंचुरी में छोटे छोटे कई पीरियड हैं, जैसे द प्री एलिजाबेथन एज, यानी क्वीन एलिजाबेथ के शासन पर आने के पहले कौन सा टाइम हो जाएगा? प्री एलिजाबेथन हो जाएगा। यस सर। मोदी जी के सत्ता पर आने के पहले कौन सा पीरियड कहलाएगा? प्री मोदी एरा। तो प्री एलिजाबेथन एज 1516 से 1558। क्वीन एलिजाबेथ सत्ता पर कब आई? 1558 में। उसके बाद एलिजाबेथन एज, वह पीरियड जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की सत्ता पर थी, 1558 से 1603। क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद सत्ता पर आया जेम्स द फर्स्ट। जेम्स द फर्स्ट। इंग्लैंड में जेम्स को जैकब भी बोलते हैं, जेम्स को जैकब भी बोलते हैं। तो कौन सा पीरियड कहला जाएगा जेम्स का सत्ता? जैकोबियन पीरियड एज। ठीक है, किंग जेम्स द फर्स्ट आया सत्ता पर, इसलिए इस पीरियड को बोलेंगे द जैकोबियन एज, 1603 से 1625। कोई दिक्कत नहीं है। द एज ऑफ चौसर 14th सेंचुरी, द बैरन पीरियड 15th सेंचुरी। उसके बाद आता है द एलिजाबेथन एज 16th सेंचुरी। द एलिजाबेथन एज को द एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं या द रेनेसां पीरियड भी बोलते हैं। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एलिजाबेथ के पहले 1516 से 1558, एलिजाबेथ का शासनकाल 1558 से 1603। द जैकोबियन एज, जेम्स द फर्स्ट था सत्ता पर, किंग जेम्स द फर्स्ट। जेम्स को जैकब भी बोलते हैं, इसलिए ये कहला गया द जैकोबियन एज 1603 से 1625। इसके बाद पीरियड आया द कैरोलाइन एज, और द कैरोलाइन एज का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर था जॉन मिल्टन। द कैरोलाइन एज का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर था जॉन मिल्टन। तो इस एज को द एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं। द कैरोलाइन, कैरोलाइन भी पढ़ते हैं, कैरोलिन भी पढ़ते हैं। द कैरोलाइन एज या इस एज को बोलते हैं द एज ऑफ मिल्टन। 1625 से लेकर के 1649 पढ़ते हैं, 59 पढ़ते, कितना पढ़ते हैं? 49, 49, 1649 पढ़ते। ठीक है, चलिए। क्योंकि मिल्टन इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर था। इसके बाद कैरोलाइन एज के बाद आया द प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज, रिलीजियस डोमिनेंस था इस एज में। इस पीरियड को द कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय इंग्लैंड जो था वह विश्व के कई हिस्सों में अपनी सत्ता इस्टेब्लिश कर रहा था। ब्रिटेन का एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर धीरे 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 विश्व के कई भूभागों में फैलता जा रहा था। भारत भी ये आ चुके थे, और जहां जहां ब्रिटेन की सत्ता थी उन जगहों को कॉमनवेल्थ बोला जाता था, कॉमनवेल्थ नेशंस। तो ये कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहलाता है। 1649 टू 1660 ये कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहलाता है। या इस पीरियड को इंटररेग्नम पीरियड भी बोलते हैं, इंटररेग्नम पीरियड भी बोलते हैं। प्यूरिटन एज एक रिलीजियस ग्रुप था। क्यों बोलते हैं ये सारा टर्म देख लीजिए। प्यूरिटन एज
एक रिलीजियस ग्रुप था जो इस बात के लिए इंसिस्ट करता था दैट वी शुड लिव द वे इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, कि हमें जीवन वैसे ही जीना चाहिए जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। उसको बोलते थे, उस ग्रुप को बोलते थे प्यूरिटन्स। कॉमनवेल्थ क्यों बोलते थे हम आपको बता दिए, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल रहा था और वो सारे देश जो ब्रिटेन के अधीन थे वो कॉमनवेल्थ नेशंस कहलाते थे। और द इंटररेगनम पीरियड किसको बोलते हैं, सो याद रखिए, इंटररेगनम पीरियड किसको बोलते हैं। इंटररेगनम का मतलब होता है इंटरवेल। इंटरवेल हुआ क्या था, इंग्लैंड का राजा था चार्ल्स द फर्स्ट। चार्ल्स द फर्स्ट स्टुअर्ट किंग था, स्टुअर्ट खानदान का राजा था चार्ल्स द फर्स्ट। उसको 1649 में 1649 में फांसी दे दी गई, मार दिया गया। और सत्ता पर कब्जा कर लिया ओलिवर क्रॉमवेल नाम के व्यक्ति ने। ओलिवर क्रॉमवेल नाम के व्यक्ति ने, जो लॉर्ड प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाने लगा। राजा के नाम से नहीं जाना जा रहा था क्योंकि राजा तो था नहीं, वो डिफैक्टो रूलर ब्रिटेन का वही बन गया, ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल मर गया, तो उसके बाद उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल सत्ता पर आया। लेकिन ये 11 साल कोई विशेष कुछ नहीं हुआ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड ने कोई खास तरक्की नहीं की। जिस समय चार्ल्स द फर्स्ट की फांसी दिया गया था, चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा चार्ल्स द सेकंड भाग गया था अपने फॉलोअर्स के साथ और फ्रांस में जाकर के शरण ले लिया था। ओलिवर क्रॉमवेल सत्ता पर आया। ओलिवर क्रॉमवेल के बाद रिचर्ड क्रॉमवेल आया। रिचर्ड क्रॉमवेल को हटा करके चार्ल्स द सेकंड को फ्रांस से बुलाया गया और चार्ल्स द सेकंड को फिर से 1960 में इंग्लैंड का राजा बनाया गया। 1660 सर 1660 में चार्ल्स द सेकंड को फिर से इंग्लैंड का राजा बनाया गया। इस ऐतिहासिक घटना को, इस हिस्टोरिकल इवेंट को हम लोग बोलते हैं द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब किसी भी टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ देना। तो चार्ल्स द सेकंड को फिर से सत्ता पर लाया गया। अब इस पीरियड को फिर 3 हिस्से में हम लोग बांट लें, फिर 3 हिस्से में बांट लें। इस पूरे पीरियड को, प्यूरिटन एज के बाद का पीरियड है 1660 से 1785 तक, इसको बोला जाता है द नियो क्लासिकल एज। अब नियो क्लासिकल एज, इसको 3 हिस्से में बांट लें। पहला हिस्सा द रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन किसको बोलते हैं? 1660 में चार्ल्स द सेकंड को फिर से सत्ता पर लाया गया, और चूंकि इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर था जॉन ड्राइडन। किताब आप लोग पढ़ चुके हैं उसका, कौन सा? पोएजी। तो वही ड्राइडन था। चूंकि ड्राइडन इस पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर था, ने हमला किया, जिसमें किसने हमला किया? विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ने हमला किया, और 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में उसकी डिसाइसिव विक्ट्री हुई। इसलिए 1066 माना जाता है। हमला तो पहले से हो रहा था, हमला तो पहले से हो रहा था। तो 1066 में इसकी डिसाइसिव विक्ट्री हो गई थी। तो ये एक 1066 याद रखिएगा। और उसके बाद फिर 14th सेंचुरी एज ऑफ चौसर, 15th सेंचुरी द बैरन पीरियड, 16th सेंचुरी
उसको द एलिजाबेथन एज बोलते हैं। एलिजाबेथन एज में प्री एलिजाबेथन एज हो गया, क्वीन एलिजाबेथ के पहले, द एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ के समय, और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद तो द जैकोबियन एज। जैकोबियन एज के बाद द कैरोलाइन एज या उसको द एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं। फिर द प्यूरिटन एज, द कॉमनवेल्थ पीरियड, द इंटररेगनम पीरियड, और उसके बाद इस पीरियड के बाद शुरुआत हो जाती है द नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज में हम लोगों को पढ़ना है 1660 से 1700 तक, जिसको द एज ऑफ ट्राइडेंट भी बोलते हैं या द रेस्टोरेशन एज भी बोलते हैं। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब भी हम लोग पढ़ाई करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हमें उस एज का सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशंस वगैरह जानना होगा। क्योंकि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, तो उसमें जिक्र आया कि युद्ध चल रहा था किसके किसके बीच, डच और इंग्लिश नेवी के बीच में युद्ध चल रहा था। तो आप लिटरेचर की किताब से हिस्ट्री जाने या नहीं जाने? यस सर। लिटरेचर की किताब से आप हिस्ट्री जाने। हम लोगों ने पढ़ा नागमंडल, तो नागमंडल पढ़ करके हम लोगों को पता चला कि नहीं चला कि सोशल कंडीशंस क्या था उस समय। जिस समय नागमंडल लिखा गया, लेट 20th सेंचुरी में, उस समय भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस बारे में पता चला कि पति बेहद प्यार से अपनी पत्नी को रखता था। यही ना पता चला नागमंडल से कि मारता पीटता था, मारता पीटता था। तो हमें सोशल कंडीशन के बारे में पता चला। हमें पता चलता है कि पंचायतों में निर्णय कैसे होते हैं। हमें पता चला कि लोग बाग स्नेक ओर्डील में यकीन रखते थे। कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में भी पता चल जाता है, कुछ रिलीजियस इवेंट्स के बारे में भी पता चल जाता है। तो ये जानना बेहद जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए। सोशल, कॉमा, पॉलिटिकल, कॉमा, religious and literary tendencies LITERARY, literary tendencies during the age of Chaucer. During the age of Chaucer. अब एज ऑफ चौसर कब से कब तक था? 1340 to 1400, 1340 से 1400। तो जहां पर आप एज ऑफ चौसर लिखे हैं, वहां पर 1340 से 1400 ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो हमेशा आपको ध्यान रहेगा 1340 से 1400। स्लैश दीजिए, स्लैश दीजिए, और उसके बाद वहीं पर लिख लीजिए द 14th सेंचुरी। द 14th सेंचुरी। एज ऑफ चौसर को और किस नाम से पुकारते हैं? 14th सेंचुरी के नाम से पुकारते हैं ना, 14th सेंचुरी। एज ऑफ चौसर जो आप लिखे हैं, तो एज का ए कैपिटल से लिखिएगा, और चौसर आदमी का नाम है तो सी कैपिटल से होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वापस क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस
and literary tendencies during the age of Chaucer. एज ऑफ चौसर कब से कब तक था? 1340 से 1400। इसको 14th सेंचुरी भी बोलते। अब पढ़ने के पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा लंबा है। आपको क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट योर आंसर इन अबाउट, सिर्फ 150 शब्द में आपको आंसर लिखने होंगे। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज द सोशल कंडीशन ऑफ द एज ऑफ चौसर। तो क्या लिखिएगा? पॉलिटिकल, रिलीजियस और लिटरेरी लिखिएगा। नो सर। सोशल कंडीशन पूछेगा तो आप सिर्फ सोशल कंडीशन लिखिएगा। आपसे सिर्फ पॉलिटिकल कंडीशन पूछेगा तो सिर्फ पॉलिटिकल कंडीशन लिखिएगा 150 वर्ड्स में। आपसे सिर्फ रिलीजियस या सिर्फ लिटरेरी टेंडेंसी पूछेगा तो केवल उतना ही लिखना। ज्यादा बकवास आपको करने की जरूरत है नहीं। और क्या पूछेगा ये हम कैसे जान जाए? शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ये हम कैसे जान जाए? इसलिए मेरा काम है पूरा पढ़ा देना। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़े हुए हैं तो इसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ा दें और वो नहीं आएगा तो फिर फंस जाइएगा। देखिए आगे पढ़ना शुरू कीजिए। द एज ऑफ चौसर, जिसको 14th सेंचुरी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है 14th सेंचुरी तो 14th सेंचुरी टर्म इस्तेमाल करेंगे, और अगर एज ऑफ चौसर टर्म पूछता है तो एज ऑफ चौसर टर्म इस्तेमाल करेंगे। हैज राइटली बीन फ्रेज्ड एज द एज ऑफ ट्रांजिशन। एज ऑफ चौसर को ट्रांजिशन का एज भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण। संक्रमण बोलते हैं एक युग से निकल करके और दूसरे युग में प्रवेश कर रहा था पूरा ब्रिटेन। एक युग से निकल करके और दूसरे युग में प्रवेश कर रहा था। हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को जीन्स और टॉप का एग्जाम्पल दे रहे थे। क्या ऐसा हो गया कि 15 जुलाई 2019 के बाद कोई भी सलवार सूट नहीं पहनेगा, सभी जीन्स और टॉप पहनेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। धीरे 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 ये परिवर्तन आता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और जिस समय जीन्स एंड टॉप बिल्कुल पीक पर चला गया उसको बोल देते हैं कि हाँ ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं और रोज कॉलेज में जाते हैं। पिछले 32 साल से कॉलेज जा रहे हैं, तो आपके ड्रेसेस में कैसे कैसे परिवर्तन आया ये हम लोगों से बेहतर कौन जान रहा है? आप ही के उम्र के बच्चे पिछले 32 साल से कॉलेज में आ रहे हैं, तो कैसे कैसे चेंजेस आया आप लोगों के ड्रेस में हम लोगों से बेहतर कौन जानता है? तो चौसर के युग को एज ऑफ ट्रांजिशन बोला जाता था। अब क्या चीज का ट्रांजिशन हो रहा था? जीन्स और टॉप का क्या चीज का ट्रांजिशन हो रहा था? सो देखिए, इट मार्क्स द एंड ऑफ मेडिवलिज्म एंड द बर्थ ऑफ मॉडर्न एज। मध्य युग का अंत हो रहा था और पूरा का पूरा ब्रिटेन एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। मध्य युग का अंत हो रहा था और मॉडर्न युग में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। अब आप लोगों को हम बतलाए टाइम 1453 क्या था? रेनेसां, ये ना था। लेकिन रेनेसां की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। धीरे 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 रेनेसां की शुरुआत हो गई थी। और 1453 तो मैंने इसलिए कहा बिकॉज दैट वाज अ डेफिनेट डेट
उस दिन कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का पतन हुआ था, इसलिए उसको एक डेफिनेट डेट के रूप में काउंट किया जाता है। 1340 आते आते या 14वीं शताब्दी आते आते चर्च की पकड़ लोगों के ऊपर से धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। लोग अब चर्च की बातों को आंख बंद करके नहीं मान रहे थे। लोग अब रीजन, तर्क की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मध्य युग से निकल करके ब्रिटेन नए युग में प्रवेश कर रहा था। मध्य युग का मतलब ही होता है द एज ऑफ डार्कनेस, अज्ञानता का युग। तो मेडिवलिज्म से निकल करके मॉडर्न एज में आ रहा, यानी लोग अब धीरे धीरे चर्च के पकड़ से छूटते जा रहे हैं। द ओल्ड फ्यूडल पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब फ्यूडल पैटर्न क्या है? हिंदी में उसको बोलते हैं सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था हिंदी में बोलते हैं। अब ये फ्यूडल पैटर्न क्या होता है सो बतला देते हैं। द ओल्ड फ्यूडल पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज डिसइंटीग्रेटिंग। पुरानी सामंती व्यवस्था जो थी वह धीरे धीरे टूट रही थी। एंड न्यू फोर्सेस वर एट वर्क, और नई शक्तियां अब उभर करके आ रही थी। 14th सेंचुरी तक इंग्लैंड में जो थी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था चल रही थी। अब इस सामंती व्यवस्था में क्या होता था? फीफडम्स हुआ करते थे। जब हम लोगों के यहां उस व्यवस्था को बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। जमीन के मालिक जो हुआ करते थे वो सामंत हुआ करते थे, फीफ्स हुआ करते थे, FIEFS। जैसे राजा का क्या हुआ? किंगडम। ड्यूक के लिए क्या हुआ? ड्यूकडम। तो फीफ के लिए हुआ फीफडम्स। तो जमीन पर कंट्रोल फीफ्स का था, सामंतों का था, और वही लोग एब्सोल्यूट ओनर थे लैंड के। जमीन के मालिक वही थे। अब वही तय करते थे कि उनके जमीन पर कौन खेती करेगा, कितने दिनों तक खेती करेगा, क्या खेती करेगा, वही तय करते थे। और जिस किसी को भी खेती के लिए खेत देते थे तो बदले में उसे भुगतान करना पड़ता था, जिसको लैंड टैक्स बोलते हैं, लगान। बदले में उन्हें लगान देना पड़ता था सामंत को। यह फ्यूडल लॉर्ड जो है एक छोटे से किले में रहता था, जिसको मैनर या कासल्स बोला जाता था। वह अपनी एक छोटी सेना रखता था और उस पूरे क्षेत्र की व्यवस्था के लिए वही जिम्मेदार था। जैसे हम लोगों के यहां हजारीबाग के पास पद्मा राजा, तो सारी जमीन का मालिक पद्मा का राजा था, और वही लोगों को अपने क्षेत्र में बसाया, वही उन लोगों को खेती करने की अनुमति देता था और बदले में टैक्स वसूलता था। तो ये सामंती व्यवस्था थी। तो धीरे धीरे इंग्लैंड की ये सामंती व्यवस्था टूटती जा रही थी और इंग्लैंड एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। ऑल दीज लेड टू ग्रेट पॉलिटिकल, और इस वजह से ब्रिटेन में पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज जो है बड़ी तेज हो गई, उथल पुथल सी मच गई इस 14th सेंचुरी में। यहीं पर हम आप लोगों को छोड़ दें, ठीक है? थोड़ा सा हम स्लो पढ़ाएंगे, इसमें